शुभकामना सिटी से जुड़े सभी सदस्यों को नमस्कार। आप सभी को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने शुभकामना सिटी प्रोजेक्ट से संबंधित अपडेट के लिए प्रस्तुत हूँ। अभी तक जो भी अपडेट मैं आपको दे रहा था वो कभी हिंदी भाषा में और कभी इंग्लिश भाषा में आपके साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित कर रहा था, परंतु काफ़ी सारे होम बायर्स ने मुझे कहा कि उनको हिंदी भाषा की इतनी अच्छी जानकारी नहीं है और उनको जो जानकारी है वो पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती है। इसके साथ ही कुछ जो इंग्लिश भाषी लोग हैं उनका कहना था कि हिंदी में और हिंदी वालों को इंग्लिश में समस्या आ रही है, परंतु आम बोलचाल की भाषा सभी लोग समझते हैं। और काफ़ी सारे प्रश्न अब इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेली व्हाट्सएप पर अपडेट आ रहा है और जो नया बिल्डर जो NCLT के माध्यम से हमारे प्रोजेक्ट के लिए आया है कृष बिल्डर, उससे संबंधित काफ़ी सारी जो अभी फ्लैट वेरिफिकेशन का अपडेट चल रहा है, उसके बारे में भी कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है। इसके अतिरिक्त काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में चल रहे हैं जो कि विभिन्न व्हाट्सएप संदेशों के से मुझे प्राप्त हुए हैं, और उनका ही मैंने एक पूरा क्वेश्चनर एक प्रश्नावली बनाई है और उन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शुभकामना सिटी प्रोजेक्ट को बनाने वाले नए बिल्डर कृष बिल्डर, जिसके द्वारा कि फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन की ईमेल सभी लोगों को मिल रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो बिल्डर हैं कृष बिल्डर, इनके जो प्रोप्राइटर हैं श्री सुरेंद्र सिंघल और श्री सुनील कुमार अग्रवाल, इन दोनों के अभी तक जो भी प्रोजेक्ट हैं वो दिल्ली NCR में भिवाड़ी अलवर ज़िले में राजस्थान में इन्होंने 4 प्रोजेक्ट बनाए हैं, और अभी इन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुछ ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। NCLT के माध्यम से हमारा शुभकामना सिटी प्रोजेक्ट और टेक होम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इनको अप्रूवल मिली है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिजोल्यूशन प्लान हमारा 12 सितंबर 2022 को NCLT ने अप्रूव कर दिया था और कृष बिल्डर को इन दोनों प्रोजेक्ट को बनाने के लिए परमिशन दी थी, परंतु उसके बाद कुछ होम बायर्स और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों ने अपने जो केसेस हैं NCLT में लगाए, और जिस कारण से हमारा कंस्ट्रक्शन वाला काम बीच में ही रुक गया। इसके साथ साथ नया बिल्डर जो अपॉइंट हुआ है उसका ये कहना था कि रीजनल प्लान जो है उसने अक्टूबर 2018 में सबमिट किया था और उस प्लान के अप्रूवल में करीब 2.5 से 3 साल लग गए, और उस दौरान जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और अब वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो उसने रीजनल प्लान में कॉस्ट मांगी थी उसके अंदर वो अब इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा। इसके लिए उसने NCLT में एप्लीकेशन लगाई और NCLT ने कहा कि भाई कि आप जो है वोटिंग के माध्यम से जो आपकी COC की टीम है या जो मैनेजमेंट कमेटी की टीम है, अगर वो आपकी एस्केलेशन कॉस्ट को अप्रूव कर देती है तो आप अपनी एस्केलेशन कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, पहले तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्लान था उसके अंदर 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप्रूव हुई थी, और उसके बाद में एस्केलेशन कॉस्ट 192 रुपये प्रति स्क्वायर फुट भी जो है वोटिंग के माध्यम से NCLT के थ्रू अप्रूव हो गई है। तो आप मान के चलिए कि आपको 1200 प्लस 192 1492 रुपये प्रति स्क्वायर फीट से आपको एडिशनल कॉस्ट आपको बिल्डर को अपने फ्लैट के लिए पेमेंट करनी है। मान लीजिए कि आपने अपना फ्लैट जो है आज से 10 साल पहले या पुराने बिल्डर के माध्यम से आपने 2000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने बुक करवाया था। 2000 रुपये और प्लस 1492 रुपये आप दोनों ऐड कर लीजिए तो 3492 रुपये की कॉस्ट आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन की आ रही है। तो आपने इसके हिसाब से न्यू बिल्डर को आपने उसका भुगतान करना है। जिन सदस्यों ने पुराने बिल्डर को जो पेमेंट की है वो पेमेंट उसमें से आपकी माइनस हो जाएगी, और जो बैलेंस पेमेंट है वो आपको, अगर आपके फ्लैट
आगे के जो 5 टावर खड़े हो चुके हैं उसके अनुसार जो है 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको 18 महीने के अंदर अंदर फ्लैट जो फ्रंट टावर्स हैं उसकी पेमेंट आपने करनी है। और जो पुराने जो पीछे के जो बैक टावर से जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना है वो 3 साल में बनकर पूरा होगा, तो उन्होंने उसके अनुसार आपने पेमेंट करनी है। जैसे कि एक एग्जांपल फिर से आप ले लीजिए कि 1000 रुपये 1000 स्क्वायर फीट का आपका फ्लैट था और आपने 2000 रुपये में पुराने बिल्डर से आपने बुक करवाया था, तो आपके फ्लैट की कीमत जो है कंसिडरेशन अमाउंट जो है आपका 1000 स्क्वायर फीट गुणा 2000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, तो 20 लाख रुपये आपकी कीमत हुई। 20 लाख में से आपने 10,000 रुपये पुराने बिल्डर को दे दिया था, तो 10,000 तो आपका पुराना आउटस्टैंडिंग रह गया। और नई कीमत जो है 2000 प्लस 1492 3492 मतलब कि 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट आप मोटा मोटा मान लीजिए। तो 3500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट का आपका मकान था, तो 35 लाख रुपये कॉस्ट हो गई। उस 35 लाख में से 10 लाख आप पहले से पुराने बिल्डर को दे चुके हैं, तो बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 25 लाख वो आपको इस बिल्डर को देना है। इसके साथ साथ जब आपको इस मकान का पोजीशन मिल जाएगा तो उसके ऊपर जो रजिस्ट्री का खर्चा आएगा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ, वो आपको अलग से पेमेंट करना है। उसके लिए भी आप मान लीजिए कि 1.5 से 2 लाख रुपये आपका रजिस्ट्री का खर्चा आएगा। इसके साथ ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया फ्लैट की कॉस्ट किस तरह से निर्धारित होगी। अब हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में चल रहे थे और जो कि जिनकी संभावना थी कि सभी फ्लैट बायर्स मुझसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, उसी के संबंध में मैंने एक क्वेश्चनर तैयार किया और कुछ क्वेश्चंस आप सभी सदस्यों के माध्यम से भी व्हाट्सएप के थ्रू मुझे प्राप्त हुए। तो अब मैं 1 बाय 1 उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब आपको देता हूँ, जिससे कि आपको ओवरऑल जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमारा वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है मैं आपके सामने ले रहा हूँ, क्या कृषि बिल्डर के ऑफिस से फ्लैट के कागज़ों का सत्यापन कराना आवश्यक है? मीन्स कि जो भी आपका जो फ्लैट है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या उसका कराना आवश्यक है? जी बिल्कुल, कृषि बिल्डर के ऑफिस में जाकर आपको अपने फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये कहेंगे जी भी कि आपने तो अपने डॉक्यूमेंट हैं जो कि आरपी श्री आनंद सोनभद्र जी को जमा कराए थे, सारी फॉर्मेलिटीज़ उस टाइम भी पूरी हुई थी, और जब डॉक्यूमेंट सारे के सारे एनसीटी कोर्ट में भी जमा हुए हैं, रीजनल प्लान में भी इसके बारे में बात हुई है, तो अब फिर से क्यों ये बिल्डर आपको ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है? देखिए क्या है कि जो हमारे फ्लैट्स बनने हैं इस प्रोजेक्ट में, मान लीजिए कि 1000 फ्लैट बनने हैं, क्योंकि टोटल फ्लैट्स वैसे इसमें बनने थे 1100 फ्लैट और टोटल इसके अंदर 10 टावर थे। पहले शुरू में जो लेआउट प्लान था उसके हिसाब से इसमें 8 टावर थे। बाद में पीयूष तिवारी ने इसमें एडिशनल एफएआर का प्रोविज़न करवा के और अपनी ड्राइंग्स को फिर से अप्रूव कराया और उसके अंदर की अब 10 टावर बनने हैं। उसके अलावा एक कमर्शियल टावर भी बनना है और उसके साथ साथ जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उसका भी काम होना है। परंतु आप जानते हैं कि जो बैक टावर वाला जो एरिया है उसमें 2.5 टावर का जो एरिया है वो अरहम एस्कॉन को पीयूष तिवारी ने बेच दिया था। अब उस 2.5 टावर को अगर आप लेस कर लेते हैं तो करीब करीब 7.5 टावर का एरिया आज की तारीख में कृषि बिल्डर को मिला है। अब उस कृषि बिल्डर ने इन सभी फ्लैट बायर्स को उसमें एडजस्ट करना है। अब 1100 फ्लैट तो उसमें बन नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे फ्लैट्स थे जो कि उसमें खाली थे। एक अनुमान के अनुसार जब रीजनल प्लान पे काम हो रहा था तो करीब करीब जो है 750 से 800 फ्लैट्स बिके थे और बाकी सारे फ्लैट खाली थे। उसी के आधार पर आरपी सोनभद्र जी ने सभी लोगों से क्लेम मांगे थे। क्लेम्स जो हैं उस दौरान आए और क्लेम्स की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की जो डेट थी वो रखी गई थी। उसके लिए अखबार में और ईमेल के माध्यम से सभी लोगों को सूचित भी किया गया था। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कि सबमिशन ऑफ क्लेम एंड प्रूफ ऑफ क्लेम सबमिट करने की जो लास्ट डेट थी वो रीजनल प्लान के सबमिट करने से पहले पहले की थी, परंतु उसके बाद भी आरपी के पास जो है क्लेम्स आते रहे हैं और आज की तारीख में भी अभी भी क्लेम्स आ रहे हैं। अगर आईबीसी एक्ट 2016 की बात करें तो रीजन प्लान सबमिट होने से पहले तक जितने भी क्लेम आरपी के पास आए हैं वो सारे वैलिड माने जाएंगे और उन सभी के अगर पैरामीटर्स के हिसाब से सारा डॉक्यूमेंटेशन ठीक है
तो उन सभी का क्लेम एडमिट भी होगा और उन सब लोगों को फ्लैट भी मिलेगा, वो सब फ्लैट के हकदार होंगे। रिजिस्ट्रेशन प्लान के पास होने के बाद या उस दौरान जब हियरिंग चल रही थी एनसीएलटी कोर्ट में, तो काफ़ी लोगों के क्लेम्स आए और कुछ होम बायर्स ने भी अपने अपील लगाई कि भी आरपीजी जो है हमारे जो है क्लेम्स को एडमिट नहीं कर रहे हैं। तो एनसीएलटी कोर्ट ने भी उनको कहा कि भी जो भी क्लेम आ रहे हैं इनके, आपको ये सारे क्लेम एडमिट करने हैं, और उसके अनुसार आरपी श्री आनंद सोनभद्र जी ने भी वो सारे क्लेम एडमिट किए हैं। इन क्लेम्स को भी अगर हम मिला लें और जो अभी तक क्लेम्स आ रहे हैं, अब कुछ आरपी के पास आ रहे हैं, कुछ अभी डायरेक्ट बिल्डर के पास भी आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 250 क्लेम एक्स्ट्रा आ गए हैं। जितने फ्लैट बनने हैं उससे ज़्यादा के क्लेम्स आ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में क्रिश बिल्डर के पास क्या तरीका है कि वो किस तरह से वो दे फ्लैट, कौन उसमें जेन्युइन बायर और कौन जेन्युइन बायर है नहीं। तो इसी के लिए उन्होंने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि कौन जेन्युइन बायर और कौन ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने कि अभी क्लेम सबमिट किए हैं। क्योंकि अगर जितना अवेलेबल लैंड है उसमें जो ड्राइंग्स अप्रूवल के बाद में जो फ्लैट्स बनेंगे, तो अगर देखा जाए 300 क्लेम फालतू है तो 300 क्लेम उन सबको तो फ्लैट मिल नहीं पाएगा, और ऐसी स्थिति में फिर उनको रिफंड देना पड़ेगा। और हो भी सकता है कि कुछ क्लेम्स ऐसे भी हों जो कि जेन्युइन ना हो या डॉक्यूमेंटेशन उनका कंप्लीट ना हो। तो ऐसी स्थिति में तो फिर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाएगा। बिल्डर कैसे कंस्ट्रक्शन करेगा या बिल्डर कहाँ से उन लोगों को फ्लैट भी देगा। तो इसीलिए क्रिश बिल्डर ने यह सोचा है कि जो जेन्युइन बायर्स हैं, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और जिनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, पहले उन्हीं लोगों को कंसिडर किया जाएगा, उन लोगों को सबसे पहले फ्लैट दिया जाएगा। अब जैसे कि आपको पता ही कि ये जो हमारी जो प्रोजेक्ट था उसमें सबसे ज़्यादा जो है सरकारी कर्मचारी जुड़े थे, जैसे बैंक में, इंश्योरेंस में या अन्य संस्थानों में जो लोग काम कर रहे थे वही लोग जुड़े हुए थे। और उन सब लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने या तो अपने ऑफिस से लोन लिया हुआ है या फिर बैंक लोन लिया हुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कि अपने हार्ड एंड मनी से या अपनी सेविंग से या पैसा इकट्ठा किया है। तो ये माना जा सकता है कि सभी लोगों ने बैंक के माध्यम से पेमेंट की होगी, चेक से पेमेंट की होगी, आरटीजीएस से पेमेंट की होगी, और हो सकता है कुछ लोगों ने कैश पेमेंट भी की हो। उससे संबंधित सारी जो रिसीट्स हैं उनके पास अवेलेबल होंगी। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि 10-12 साल पुराना इसका है, एटलीस्ट उनके पास रिसीट्स होंगी, बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा, अलॉटमेंट लेटर होगा। तो उससे इन सब चीज़ों का अथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे फ्लैट्स ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा बार सेल हुए हैं, डबल सेल भी हुआ है, ट्रिपल सेल भी और मल्टीपल सेल भी हुआ है, कुछ प्रोफाइल फंडिंग भी इसमें हुई है। तो उन सब चीज़ों को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो है क्रिश बिल्डर ने अपने 3 कर्मचारियों को इस काम के लिए लगाया, जो कि सभी सदस्यों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। टेक होम प्रोजेक्ट में करीब करीब 50% लोग ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जनवरी के महीने में ही ईमेल क्रिश बिल्डर ने सभी लोगों को भेजा था, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई थी, परंतु सिटी में किसी कारण से या कुछ कन्वीनियंट कारण से ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। अब 1 साल के बाद में फिर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आ रही है, और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी हो गया। उसका कारण ये है कि पिछला 1 साल तो हमारा जो है कोर्ट के अलग अलग जो अपील्स आई, केसेस आए, उसके अंदर निकल गया। पर आगामी 30 जनवरी 2024 को जो सुनवाई होने वाली है उसमें पूरी तरह से ये आशा है कि होम बायर्स के फेवर में ये फैसला आएगा, और नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दोनों को ये कहा जाएगा कि आप जो है इनकी ड्राइंग्स को अप्रूव कीजिए, लेआउट प्लान जो इन्होंने रिवाइज भेजा है उसको कीजिए, और इनको जितना जल्दी हो सके आप एनओसी दीजिए, जिससे कि इनका काम शुरू हो सके। अगर फैसला आता है और नोएडा अथॉरिटी से परमिशन मिल जाती है, तो आप मान के चलिए कि 6 महीने के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो 18 महीने में आपको आपके आगे के जो टावर्स हैं उसका पोजीशन मिल जाएगा। अब तो ऐसी स्थिति में जो है आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो आपके पास अलॉटमेंट लेटर है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, या आपने बैंक से लोन लिया है, वो सभी जो कागज़ हैं उनकी आज कोई वैलिडिटी नहीं है। क्योंकि जब बिल्डर ही चेंज हो गया है तो आपके सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो नए सिरे से बनेंगे। पुराना बिल्डर क्योंकि है नहीं,
या जेल में है, या अब उसका इस संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं है। तो जब इस संपत्ति का नया मालिक आ गया है, तो वही आपको अब फिर से अलॉटमेंट लेटर इशू करेगा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट इशू करेगा। जो भी आपने पेमेंट अभी तक की है, उस पेमेंट के आधार पर आपको न्यू पेमेंट रिसीट इशू करेगा। और इसके साथ साथ ही इस प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज होने की पूरी पूरी संभावना है, ताकि जो अनसोल्ड फ्लैट्स हैं या इस प्रोजेक्ट की फिर से मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो सके। तो ये भी संभावना है कि जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो इस प्रोजेक्ट का नाम भी बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनको जब भी समय है वो अपने अनुसार जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। और जाने से पहले जो है उनसे अगर आप प्री अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो इससे आपको भी आसानी रहेगी और उनको भी आसानी रहेगी। तो पहले तो उनसे कन्फर्मेशन ले लीजिए, वो आपको एक डेट दे देंगे, उस दिन आप देख लीजिए और उस दिन आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। अब जो दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली से बाहर रह रहे हैं और जो कि दिल्ली आने में असमर्थ हैं, या बहुत सारे हमारे होम बायर्स ऐसे हैं जो कि विदेशों में भी रह रहे हैं और किसी कारणवश, या सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र इतनी काफ़ी हो गई है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना नहीं आ सकते। इस संबंध में 2 बार आपकी कोर टीम की जो मीटिंग है बिल्डर से हुई है और काफ़ी सारे सवाल जवाब उन लोगों से हम लोगों ने किए हैं। और क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पर्सनली मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। और इसमें जो है बिल्डर और आपकी वेलफेयर एसोसिएशन दोनों ही कुछ चीज़ों पर आपको अपडेट कर सकते हैं। तो उसके आधार पर जो भी वहाँ वार्ता हुई है बिल्डर के साथ, तो जो जेन्युइन होम बायर्स हैं, चाहे से वो सीनियर सिटीजन्स हैं, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं या काफ़ी दूर रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं, तो उन सब लोगों से ये प्रार्थना है कि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें, स्कैन करके ईमेल के माध्यम से बिल्डर को भेज दें, ताकि वो उसके आधार पर जो है आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सके। और जब भी कभी आपका दिल्ली आना होता है, खासकर जो विदेशों में रहते हैं, तो आप पर्सनली आकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिए। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर वो आने में असमर्थ हैं, तो उनके परिवार में कोई सदस्य है या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप उनके माध्यम से भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और बाकी जो सदस्य हैं जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, दिल्ली से थोड़ा बाहर रह रहे हैं, तो वो भी ईमेल से स्कैन्ड कॉपी भेज दें और जब भी दिल्ली आना उनका होता है तो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिए। परंतु डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई आपको कराना ही पड़ेगा। जब भी आपके पास समय है आप उसके अनुसार आप आइए और अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप अपने आप आके करा लीजिए। तो ये सब चीज़ें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित रही। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से पेपर चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका एक बुकिंग या अलॉटमेंट लेटर होगा आपके पास। दूसरा बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा। कुछ आपकी पेमेंट रिसीट्स होंगी। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट या पासबुक है तो वो उसकी भी आवश्यकता रहेगी। साथ में आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, जिससे कि ये साबित हो सके भी कि ये जो फ्लैट है वो आपके नाम ही है। अगर जॉइंट नेम में है तो दोनों का आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, अगर सिंगल नेम में है तो वो सब चीज़ें चाहिए। जब भी आप जाते हैं उनके ऑफिस में तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोटोकॉपी का सेट तैयार कर लें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर आपको एक वो एक्नॉलेजमेंट भी इशू करेंगे। उसमें जो जो एक चेकलिस्ट है उनकी, वो चेकलिस्ट या एक्नॉलेजमेंट पर वो आपको साइन करके देंगे, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। इससे समय पर ही कंस्ट्रक्शन होने का रास्ता आसानी से खुलेगा और साथ में बिल्डर को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा भी कि जो होम बायर्स हैं वो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं और हमें उनको ये मकान बना के देना है। अभी कुछ ऐसे होम बायर्स हैं जिनका कि होम लोन चल रहा है, कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक में जमा है या फिर उनके ऑफिस में जमा है। तो उन साथियों से ये प्रार्थना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल हैं, एटलीस्ट वो वाले डॉक्यूमेंट्स जाकर तो वो उनको दिखा ही सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको फिर से अगर बैंक लोन लेना है, तो बैंक लोन तो ये जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने बिल्डर ने जो इशू किए हैं, तो उस नाम से तो अब आपको लोन मिलेगा नहीं। लोन आपको तभी मिलेगा जब नया बिल्डर आपको अलॉटमेंट लेटर और बिल्डर बायर एग्रीमेंट, फ्रेश बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना के देगा, तब आप वो डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कराएंगे और तब आपको लोन मिलेगा।
तो जिन साथियों को लोन की आवश्यकता है तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जितना जल्दी हो सके करवा लें। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें जो सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, जिसमें कि मैं कुछ क्वेश्चंस को इसमें मैंने अपना एक क्वेश्चनर बनाया है, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनको कि अभी तक ईमेल ही नहीं मिला है, जबकि सीओसी लिस्ट में उनका नाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने पहले आरपी के साथ करवाया था। तो ऐसे सदस्यों से प्रार्थना है कि जो मैंने अभी व्हाट्सएप पर शेयर भी किया है, 2 कृषि बिल्डर के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उन पर बात कर सकते हैं, या जो उनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, आप उस पर ईमेल भेजकर और उनसे उनको बताइए कि भाई आपको भी ईमेल नहीं मिला है, तो किस तरह से उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा था भी कि साइट पर काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। सर, इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो मैटर है एनसीएलटी कोर्ट में पेंडिंग है, और दोनों अथॉरिटीज़ ने ही अभी तक टेक होम के मामले में नोएडा अथॉरिटी और शुभकामना सिटी के मामले ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अभी तक बिल्डर को परमिशन लेटर या क्लियरेंस लेटर नहीं दिया, एनओसी नहीं दिया, इसलिए काम शुरू नहीं हो पा रहा है। जैसे ही ये एनओसी मिल जाएगा तो बिल्डर के लिए रास्ता खुल जाएगा और दोनों साइटों पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक काफ़ी लंबे समय से बात हो रही है कि जो हमारा शुभकामना सिटी प्रोजेक्ट की जो साइट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, क्या वो सेफ़ है। इस बारे में जो जानकारी मिली है उसमें ये पता चला कि कृषि बिल्डर ने जो है स्ट्रक्चर का ऑडिट करवाया, और स्ट्रक्चर के ऑडिट में ये सामने आया कि स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई परेशानी है। हल्का फुल्का कुछ थोड़ा बहुत उसमें कुछ है, जो कि इतने पुराना स्ट्रक्चर हो गया, तो वो कह रहे हैं कि वो रिपेयरेबल है, परंतु उसमें स्ट्रक्चर में उसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन करने में कोई समस्या नहीं है। और क्योंकि ये इससे स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट जो है अथॉरिटी के पास भी जाएगी, तो जब वहाँ से परमिशन मिलेगी तो ये काम शुरू हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन था कि क्या सिटी प्रोजेक्ट की रिवाइज ड्राइंग ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अप्रूव कर दी है। कृषि बिल्डर ने ये ड्राइंग्स काफ़ी पहले सबमिट की हुई हैं, परंतु अभी तक क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है तो इन ड्राइंग्स का अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है। तो अगर एनओसी मिलेगा तो उसके साथ साथ ये ड्राइंग्स भी कृषि बिल्डर की अप्रूव होगी, और जैसे ही ये ड्राइंग्स अप्रूव होंगी तो फिर कंस्ट्रक्शन का रास्ता खुल जाएगा। एक और प्रश्न आया है कि क्या एनसीएलटी कोर्ट ने कृषि बिल्डर की एस्केलेशन कॉस्ट को मंजूर कर दी है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एनसीएलटी ने कृषि बिल्डर की एस्केलेशन कॉस्ट 192 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से अप्रूव कर दिया है। 1200 रुपये रीजनल प्लान में पहले ही मांगे गए थे, 1200 जमा 192 1492 रुपये स्क्वायर फीट की एडिशनल कॉस्ट आपको अपने फ्लैट के अगेंस्ट देनी है। क्या फ्लैट बीबीए रेट पर मिल सकते हैं। बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपने आज से 8 साल 10 साल पहले आपने कराया था, उस दौरान जो रेट था उस और आज के रेट में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। तो आप ये वाली बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि बिल्डर जो है पुराने बिल्डर बायर एग्रीमेंट के रेट के हिसाब से आपके फ्लैट को बना के दे सकता है। ये बिल्कुल असंभव है, और ये किसी भी कोर्ट में अगर आप इस चीज़ को चैलेंज करते हैं तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें आपको नुकसान ही होगा। और अभी हमारा जो मामला है जैसे कि एनसीएलटी और एनसीएलटी में चल रहा है, तो आप किसी छोटे मोटे कोर्ट में तो आप वैसे भी नहीं जा सकते। अगर आपको अपील करनी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, क्योंकि एनसीएलटी और एनसीएलटी कोर्ट को दोनों को ही अपेक्स कोर्ट माना गया है, और उसमें उसके बाद में अगर किसी ने अपील करनी है तो सुप्रीम कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट के जो रेट्स हैं उसके हिसाब से आपको आपका फ्लैट नहीं मिल सकता है। कोई भी अगर आपको ऐसा कह रहा है या ऐसा प्रलोभन दे रहा है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आधारहीन बातें कर रहा है, इसमें कहीं बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। निर्माण कार्य शुरू होने पर फ्लैट कब तक मिलने की संभावना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रंट टावर्स हैं रीजनल प्लान के अनुसार 18 महीने में उसका पोजीशन मिल जाएगा, और जो जो बैक टावर वाला जो एरिया जहाँ भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसमें लगभग 3 साल आपको आपके फ्लैट मिलने में लगेंगे। 18 महीने में जो फ्रंट टावर के बायर्स हैं उनको जो भी उनकी बैलेंस पेमेंट है वो करनी है, और 3 साल में जो बैक टावर के जो बायर्स हैं उनको पेमेंट करनी है। एक ही फ्लैट के डबल ट्रिपल या मल्टीपल सेल पर किस बायर को मालिकाना हक मिलेगा। देखिए, जिस जिस भी सदस्य ने सबसे पहले वो वाला फ्लैट बुक कराया है, सबसे पहला मालिकाना हक उसका है। उसके बाद में अगर किसी ने सेम फ्लैट खरीद लिया है, उसकी तो गलती नहीं है, वो बिल्डर ने उसको बेच दिया है,
तो उसका नंबर 2 पे रहेगा। ऐसे ही आगे वाले जो रहेंगे इसी क्रम में वो लिखते चले जाएंगे, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि सबसे पहले ये फ्लैट किसका है। तो ये फ्लैट उसको मिल जाएगा, परंतु ऐसी बात नहीं कि जिसने दूसरी बार या तीसरी बार वही सेम फ्लैट बुक कराया तो उसको नहीं मिलेगा, उसको भी फ्लैट मिलेगा। जो अवेलेबल इन्वेंट्री है, अवेलेबल जो फ्लैट्स है तो उसमें उसको मिलेगा, और क्योंकि उसके बेसिस पर ही फिर उसको एक नया अलॉटमेंट लेटर भी मिलेगा, बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी मिलेगा, तो उसको भी मालिकाना हक मिलेगा। तो सभी लोगों को, चाहे से एक फ्लैट 2 बार 3 बार कितनी बार भी सेल हुआ, परंतु अगर उसके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको जो है उनका फ्लैट उसके अनुसार ही मिलेगा। क्या आज की तारीख में फ्लैट को बेचा जा सकता है? आज की तारीख में कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो बड़ा मुश्किल है कि फ्लैट को बेचा जा सकता है। हाँ, पर अगर कोई ऐसा बायर या कोई ऐसा है जो कि आपके इस अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ फिर भी अगर खरीदना चाहता है तो आप उस फ्लैट को उसको बेच सकते हैं। और जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ओपन मार्केट में अगर कोई बायर मिलता है तो आप उसको बेच सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद तो आपके और भी चांसेस बनेंगे तो आप तब भी बेच सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर है कि आपने अपना फ्लैट कब बेचना है। आज बेचना चाहते हैं, आपको कोई बायर मिलता है, आप बेच दीजिए। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, उस टाइम अगर आपको कोई बायर मिलता है तब आप बेच दीजिए, और जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तब तो आपका फ्लैट बिक ही जाएगा। क्या निर्माण कार्य शुरू होने पर फ्लैट बेचा जा सकता है? मैंने आपको जवाब दे दिया। आज की तारीख में हमारे प्रोजेक्ट के आसपास का क्या भाव चल रहा है? करीब करीब 6,000 रुपये से लेकर 6500 रुपये पर स्क्वायर फीट का भाव हमारे प्रोजेक्ट के आसपास चल रहा है। आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया कि 2,000 रुपये, अगर आपने 2,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट में आपने फ्लैट बुक कराया था, 1492 आपने ये देने हैं, तो 1492 प्लस 2,000 प्लस टोटल 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट में आज की तारीख में आपको फ्लैट मिल रहा है। जबकि वहाँ पर जो रेट चल रहा है अभी 6,000 से 6500 रेट चल रहा है। तो अब 6,000 भी मान के चलते हैं, 6,000 में से आप 3500 माइनस करिए तो 2500 पर स्क्वायर फीट का तब भी आपको फ़ायदा है। तो आज आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं अपनी कंसेशन अमाउंट से, परंतु उसके बाद भी अगर आप देखें तो आपको आज की तारीख में भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ दूसरी चीज़ों की, कि जैसे कि अभी अमिताभ कांत साहब की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि जितने भी दिल्ली एनसीआर में जो प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं, जिनके बिल्डर भाग गए हैं या उनके केसेस चल रहे हैं और बायर्स को का पैसा डूब गया और उनका फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए जो है भारत सरकार ने अमिताभ कांत समिति की एक रिपोर्ट बनाई है। अमिताभ कांत जी जो हैं योजना आयोग में रहे हैं, नीति आयोग में, जिनका नाम अब बदल गया, नीति आयोग में रहे हैं, और वहाँ से ही वो रिटायर होने के बाद में ये रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। और तो उसमें सबसे पहले मैं ये, कुछ लोगों ने पूछा भी कि क्या अमिताभ कांत समिति की जो रिपोर्ट है क्या हमारे जैसे प्रोजेक्ट पर लागू होती है या नहीं होती। अभी तक जो जानकारी मिली है या जो भी अखबारों में या इंटरनेट पर जो सूचना उपलब्ध है इस समिति से संबंधित, उसके अनुसार हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए आप छोड़ दीजिए, और क्योंकि अभी ये इलेक्शन का समय चल रहा है तो हो सकता है कि शायद ये रिपोर्ट इस तरह से बनाई गई हो। और पिछले 10 साल में काफ़ी इलेक्शन हो चुके और हमें उम्मीद थी कि इलेक्शंस आएंगे तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जितना अभी तक इसका अध्ययन किया है मेरी टीम ने, तो हम लोगों ने तो यही पाया है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इस अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आता है। एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम यूपी रेरा में जाकर अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, या वेलफेयर एसोसिएशन इस प्रोजेक्ट को बना सकती है, या क्रिश बिल्डर के अलावा कोई और बिल्डर अगर इसे सस्ते में बना के दे सकता है तो क्या हम इसको बनवा सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है ना है। ना हम यूपी रेरा में जा सकते, ना कोई और बिल्डर इस प्रोजेक्ट को बना सकता, और ना ही वेलफेयर एसोसिएशन इसको बना सकती। एनसीएलटी और एनसीएलटी ने एक बिल्डर अपॉइंट कर दिया, क्रिश बिल्डर, और क्रिश बिल्डर ही आपको ये मकान बना के देगा। क्या आज की तारीख में आरपी श्री आनंद सोनभद्र और जो हमारे ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव थे होम बायर्स के श्री बीएन काराड़ा का कोई रोल है? जी नहीं, बिल्कुल कोई रोल नहीं है। आनंद सोनभद्रा जी का और बीएन काराड़ा जी का जो रोल था रजिस्ट्रेशन प्लान की अप्रूवल तक था। रजिस्ट्रेशन प्लान अप्रूवल हो गया, नया बिल्डर अपॉइंट हो गया, अब उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। अगर उसके अगेंस्ट अगर कोई केसेस वगैरह हैं तो वो आरपी अपने लेवल पर या फिर जो है बिल्डर अपने लेवल पर उनको सॉर्ट आउट करेगा, पर आपका कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। तो आज की तारीख में आप ये मान के चलिए कि आरपी सोनभद्र जी का और होम बायर्स के दो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव थे श्री बीएन कालाड़ा जी, उनका रोल कोई रोल नहीं है। आज उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं बचा है।
फिर भी जो भी कुछ केसेस चल रहे हैं तो उसके बारे में सोनभद्र जी से जो भी इनपुट मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो समय समय पर आपकी कोर टीम आपके साथ शेयर करती रहती है। क्या CIRP कॉस्ट सभी बायर्स को देनी पड़ेगी? जी हाँ। CIRP कॉस्ट आपको याद होगा कि श्री आनंद सोनभद्रा जी ने ईमेल के माध्यम से सभी होम बायर्स को कहा था कि ये जो जितना प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसमें करीब करीब 25,000 रुपया सभी होम बायर्स को देना पड़ेगा। उसमें से काफ़ी होम बायर्स ने पैसा दिया है, टेक होम के भी और सिटी के भी, और बहुत सारे होम बायर्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। तो जब भी फ्लैट कॉस्ट की बात आएगी तो जिन लोगों ने पैसा दे दिया है वो पैसा उनका एडजस्ट हो जाएगा, और जिन लोगों ने नहीं दिया है तो ये पैसा फ्लैट कॉस्ट में ऐड होकर और आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि CIRP कॉस्ट जो है रीजनल प्लान के अनुसार सबसे पहले उसी की पेमेंट RP को होगी, और उसके बाद में जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं या सप्लायर्स थे या कॉनकॉर्ड जैसे था, तो उन सब लोगों को पेमेंट होगी और उसके बाद फिर ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो आप ये मान के चलिए कि CIRP कॉस्ट आपने अभी तक नहीं दी है तो वह कॉस्ट आपको बाद में बिल्डर को देनी पड़ेगी। RP श्री आनंद सोनभद्र जी ने किस तारीख तक होम बायर्स के क्लेम एडमिट किए? क्या वर्तमान में भी RP या बिल्डर को क्लेम प्राप्त हो रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। RP को और बिल्डर को दोनों को अभी भी क्लेम मिल रहे हैं। वो उन क्लेम को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। अभी उनको उन्होंने एडमिट नहीं किया है। और सोनभद्र जी ने कब तक ये क्लेम एडमिट किए थे? जिस दिन तक हमारे पास रीजनल प्लान अप्रूव हुआ है, 12/9/2022 तक जितने भी क्लेम उनके पास आए थे वो सारे क्लेम सोनभद्र जी ने लिस्ट बनाकर एडमिट करके और बिल्डर को वो सारी चीज़ें दे दी हैं। अब बिल्डर आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उसके बेस पे उसका वो अप्रूव, उसको वो ऑथेंटिकेट करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। अब बात करते हैं पुराने बिल्डर की, पीयूष तिवारी और दिवाकर शर्मा की। पीयूष तिवारी और दिवाकर शर्मा के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया चल रही है। क्या वो जेल में है या पैरोल पर जेल से बाहर हैं? कड़कड़डूमा कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो कि हमारी कोर्ट टीम ने जो FIR कराई थी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस में, उसके बेसिस पर इनकी गिरफ्तारियाँ हुई, इनको चार्जशीट हुई, कुछ अन्य FIRs भी लगी हुई थी। एक कंबाइंड उन सब FIR को कंबाइंड किया गया और उसके बेस पे चार्जशीट फाइल की गई, और उसका कड़कड़डूमा कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें दिवाकर शर्मा और पीयूष तिवारी दोनों ही अभी जेल में हैं। बीच बीच में कुछ उनके पारिवारिक या कुछ व्यक्तिगत कारणों से उनको पैरोल मिलती है, पर उसके बाद से फिर से वो उनको वापस जेल में अपनी अटेंडेंस लगाने जाना पड़ता है। 106 करोड़ रुपए रीजनल प्लान के अनुसार बात हुई थी, जो कि पीयूष तिवारी और दिवाकर शर्मा ने जमा कराने थे, परंतु अभी तक उन दोनों ने ये कोई पैसा जमा नहीं कराया है। और जो इनके पास जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो RP को मिले हैं वो 2012 तक के मिले हैं। 2012 तक के बाद के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्डर को वो RP सोनभद्र जी को नहीं मिले हैं, क्योंकि पीयूष तिवारी और दिवाकर शर्मा ने 2012 के बाद में कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं किया है। क्या पुराने बिल्डर का वर्तमान प्रोजेक्ट में कोई रोल है? जी बिल्कुल, उनका रोल नहीं है। पीयूष तिवारी और दिवाकर शर्मा का मालिकाना हक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। NCLT कोर्ट ने ये जो प्रोजेक्ट है वो क्रिश बिल्डर को, श्री सुनील अग्रवाल और सुरेंद्र सिंघल जी को ये प्रोजेक्ट दे दिया है। आज की तारीख में वही इसके मालिक हैं और वही आपको कंस्ट्रक्शन करके देंगे। क्या अरहम एस्कॉन को पुराने बिल्डर द्वारा बेचा गया प्लाट हमारे प्रोजेक्ट को वापस मिल सकता है? क्योंकि बिल्कुल मिल सकता है। अरहम एस्कॉन को जो 2.5 टावर का जो लैंड मिला था वो अभी खाली पड़ा हुआ है। यूपी रेरा में उसने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो यूपी रेरा का रजिस्ट्रेशन अरहम एस्कॉन ने कैंसिल करवा दिया। आज की तारीख में जो सुनने में आ रहा है कि उसने ये वाला जो प्लॉट है अथॉरिटी को सरेंडर कर दिया है, पर इसकी अभी तक अपुष्ट जानकारी है, कन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है। परंतु जो मुझे जो समझ में आया या जो बाकी और जो स्टेक होल्डर्स से जो इस विषय में आपकी कोर्टिंग की बात हुई है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि जैसा कि आपने देखा कि मतलब कि सुपरटेक का जो ट्विन टावर था जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिमोलिश किया गया था, उस कारण से ही अरहम एस्कॉन ने ये वाला जो है प्रोजेक्ट को उसने स्थगित कर दिया है, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लिया है। और उसको लगता है कि कभी भी हो सकता है कि होम बायर्स ने अगर मेरे अगेंस्ट केस लगाया तो हो सकता है कि अगर मैं इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दूँ तो शायद उसको भी मुझे डिमोलिश करना पड़े, क्योंकि इसमें सिटी होम बायर्स का थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। अगर हम इस केस को पूरी तरह से अगर फिर से रिवाइव करना चाहते हैं तो उम्मीद है कि शायद हमें ये बैक टावर वाला जो लैंड है फिर से मिल जाए। और अगर ये लैंड मिल जाता है तो जो ओपन एरिया था जहाँ पर कि
बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ बननी थी वो भी बनेंगी, पार्किंग की समस्या भी काफ़ी कम हो जाएगी और फ्लैट्स भी आसानी से बन जाएंगे। तो ये तो बाद का विषय है, अभी तो जो अवेलेबल लैंड है उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए और सभी अगर होम बायर्स चाहेंगे तो आपकी कोर टीम एक केस अरहम एस्कॉन के अगेंस्ट फिर से लगा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सभी लोग जो है फाइनेंशियल क्रंच महसूस कर रहे हैं। 3-3 हज़ार रुपये हम लोगों ने इकट्ठे किए थे, उसमें भी काफ़ी सारे होम बायर्स हैं। अराउंड 750 होम बायर्स में से जो हैं कोई 425 के पास होम बायर्स ने हम लोगों को पैसा दिया है। 3 या 4 बार हम लोगों ने डिमांड की है, तो कुछ ऐसे होम बायर्स जिन्होंने कि सिर्फ 1 बार पैसा दिया, किसी ने 2 बार पैसा दिया, बहुत सारे होम बायर्स जिन्होंने आज तक पैसा ही नहीं दिया। तो जिम्मेदारी तो सभी होम बायर्स की बनती है, जितने होम बायर्स हैं 750 होम बायर्स हैं अनुमान के अनुसार, तो वो सभी अगर अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। वैसे तो आज की तारीख में एसोसिएशन के अकाउंट में करीब 6.5 लाख रुपए पड़े हैं, पर अगर ये केस अगर हम करते हैं तो 6.5 लाख रुपए काफ़ी कम पड़ेंगे। तो ऐसे में तो आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि अगर बैक टावर के को फिर से अगर हमें रिटेन करना है, उसको अगर हमें रिक्लेम करना है, तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर सभी होम बायर्स चाहे, क्योंकि फ़ायदा देखिए ऐसा तो है नहीं कि बैक टावर को मिलेगा, जो फ्रंट टावर्स हैं उनको मिलेगा, बैक टावर्स को मिलेगा। ये तो हम लोगों ने अपने दिमाग में किया हुआ है कि फ्रंट टावर ये है और बैक टावर ये है। कोई फ्रंट और कोई बैक टावर नहीं है, बस जो भी फ़ायदे मिलने हैं, अगर पूरा जो ओरिजिनल जो लैंड था अगर वो हमें मिल जाता है तो उसका फ़ायदा सब लोगों को मिलेगा। तो इसमें अगर सभी लोग अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक केस लगाएं, और जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है कि वो भी होम बायर्स के समर्थन में ही फैसला आएगा। तो मेरी प्रार्थना है सभी होम बायर्स से कि अगर वो सब कहेंगे तो सभी होम बायर्स को, जितने भी हैं इसमें, क्योंकि अब तो सबका COC लिस्ट भी बन चुकी है, सब लोगों के क्लेम भी वेरीफाई हो रहे हैं, तो हम हर इंडिविजुअल से कंट्रीब्यूशन लेंगे और कंट्रीब्यूशन साथ साथ सभी लोगों को हम लोग एट पार भी रखेंगे। क्योंकि किसी होम बायर ने, मान लीजिए हम लोगों ने 3 बार डिमांड दी, तो 3,000 गुणा 3 9,000 रुपये उसने दिए, जबकि एक होम बायर ने सिर्फ 3,000 गुणा 2 बार दिए, 3,000 गुणा 1 बार दिए, और ऐसे भी होम बायर जिन्होंने 1 बार भी नहीं दिए। तो सबको एट पार लाने के लिए सभी लोगों को जो है मिनिमम 3,000 रुपये कंट्रीब्यूशन तो देना ही पड़ेगा। और जब अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा तो सबकी परमिशन से फिर हम लोग अरहम एस्कॉन के अगेंस्ट केस करेंगे, जिसमें कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को पार्टी बनाएंगे, अरहम एस्कॉन को पार्टी बनाएंगे, और साथ में जो क्रिश बिल्डर है उसको भी हम स्टेक होल्डर बनाएंगे, ताकि कंस्ट्रक्शन शुरू होने के होते ही हमें जो है ये वाला लैंड मिल जाए और हमारा जो ओरिजिनल जो लेआउट प्लान था पीयूष के टाइम पर, उसके अनुसार फ्लैट का कंस्ट्रक्शन हो सके। तो लगभग ये कोई मतलब 30 प्रश्न थे। उन 30 प्रश्नों का मैंने आपको इस वीडियो में सभी का जवाब दे दिया। इसके अलावा अगर कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम पर मुझे आप सूचित कर दीजिए। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर जो है ये सभी प्रश्न मैं शामिल करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को हिंदी भाषा में लिखने में या पढ़ने में समस्या है, जिन लोगों को इंग्लिश भाषा को पढ़ने में समस्या है परंतु आम बोलचाल की भाषा वो समझते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से दोनों की ही समस्या का मैं समझता हूँ कि समाधान हो गया। और आपके जो भी क्वेश्चंस बाकी कुछ रह गए या कोई भी आपके मन में ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए, और इसी तरह से मैं अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मैं अपनी टीम के सदस्यों से डिस्कशन करके मैं जुड़ूंगा। तो आप इसको अपडेट सीरियल नंबर 68 मान के चलिए। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ और नववर्ष की आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता है कि सन 2024 जो है हम सभी होम बायर्स के लिए एक आशा की किरण बन के आएगा। और 30 जनवरी 2024 को जो मामला आ रहा है कोर्ट में, उसमें होम बायर्स की विजय होगी और हमारा कंस्ट्रक्शन का रास्ता खुलेगा। मेरी सभी बातों को इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।